मारवाड़ शिक्षण संस्थान की 12th की बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। जैसा आप जानते हैं कि हमने लास्ट जो क्लास पढ़ी है उसमें अध्याय संख्या 2 की बात कर रहे थे और अध्याय था अपना नर व मादा युग्मोद्भिद की संरचना और विकास को लेकर। और लास्ट क्लास में हमने नर युग्मोद्भिद की संरचना और विकास की बात कर रहे थे। नर युग्मोद्भिद की संरचना और विकास की बात की थी हमने लास्ट जो क्लास हुई थी अपनी उसमें। अब देखो, हम बात शुरू जब की थी तो हमने ये बताया था कि जो पुंकेसर होता है, पुंकेसर का जो टिप भाग या मैं कह दूं शीर्ष भाग, उस पर क्या पाया जाता है? प्रागकोश पाया जाता है। और प्रागकोश का क्या किया आपने? अनुप्रस्थ विभाजन किया, या फिर मैं कह दूं कि अनुप्रस्थ काट काटा। और जब हमने अनुप्रस्थ काट काटा तो उसका जो भाग दिखाई दिया था, जो मैंने आपके साथ में डायग्राम के रूप में बनाया भी था, लेकिन एक बार फिर मैं आपके साथ ड्रॉ कर लेता हूँ। ये चतुर्थ वेश्म युक्त था। कैसा था? चतुर्थ वेश्म युक्त मैं कह दूं। ये इस प्रकार की कुछ स्ट्रक्चर थी, आपके साथ मैंने पहले भी बनाई थी। ऐसी संरचना थी। अगर द्विपाली युक्त था तो ऐसा था, और अगर एकल पाली युक्त था तो दो ही वेश्म या फिर मैं कह दूं कोष्ठक थे। अब हमने इनकी बात की थी कि होता क्या था कि बाह्य और आंतरिक दो प्रकार की परतें हमें उस क्षेत्र में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। बाह्य परत में हमने बात की थी, फिर बात आई थी अपनी आंतरिक परत। आंतरिक परत में परिपक्व स्टेज में कुछ कोशिकाएं या फिर कह दूं सभी कोशिकाएं सम्मिलित होकर क्या करती है? एक कोशिका को अपना पोषण देती है या फिर अपने आकार को बड़ा करने के लिए प्रेरित करती है। प्रत्येक वेश्म की ऐसी सिचुएशन होती है, और वो बड़ी हुई कोशिका क्या कहलाती थी? परपसु। क्या कहलाती? परपसु कोशिका। या फिर इसका नाम आपने दूसरा भी सुना होगा, परसूतक कोशिका। क्लियर है? इस कोशिका में क्या होता है? एक परिणीति विभाजन है। ऐसे समसूत्री विभाजन होता है, कोई बड़ी बात नहीं होती है। परिणीति विभाजन होता है, और परिणीति विभाजन होने के कारण मैंने पहले सब कुछ पढ़ा दिया, लेकिन मैं एक बार फिर रिवाइज करवा रहा हूँ आपको। दो सेल का निर्माण होता है, और दो सेल, एक आउटर होती है और एक इनर होती है। ये आउटर मान लीजिएगा, ये इनर मान लीजिएगा। ये बाह्य और ये क्या है? आंतरिक। क्लियर है? ये दो प्रकार की परतों का निर्माण होता है। अब ये ऊपर वाली जो परत थी या फिर मैं कोशिका कह दूं, ये क्या करती है? प्राइमरी यानी मैं कह दूं प्राथमिक भीतीय कोशिका बनाती है। क्या बनाती है? प्राथमिक भीतीय कोशिका। और ये क्या करती है? प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका बनाती है। क्या बनाती है? बीजाणुजन, यानी बीजाणुओं को जन्म देने वाली कोशिकाओं का निर्माण करती है। प्राथमिक भीतीय कोशिका की बात हमने लास्ट क्लास में की थी, बहुत डिटेल में इसको ही लिया था। प्राथमिक भीतीय कोशिका में 4 परतें होती है। कितनी होती है? 4 परतें, जो हम ऊपर से अंदर की ओर पढ़े थे। और पहली जो परत थी अपनी, वो थी क्या? बाह्य परत कह दूं या फिर बाह्य त्वचा। ठीक है, एपिडर्मिस जिसे कहा गया था। दूसरी जो बात थी वो थी अंतेस्तियम। अंतेस्तियम। तीसरी जो परत थी वो थी आपकी मध्य, मिडल लेयर, मध्य स्तर। और चौथा जो स्तर था वो था टेपिटम, या इसको और भी कहते हैं पोषूतक। पोष प्लस उत्तक शामिल होकर क्या बनते हैं? पोषूतक। हमने लास्ट बात इसकी भी एक बार फिर प्रीव्यू दे दूं आपको। सबसे बाहर वाली त्वचा है,
ये जो आपको आउटर दिखाई दे रही है इसकी बात कर रहा हूँ। एकल कोशिकीय होती है, एकल स्तरीय होती है, इनके बीच बीच में अंतःस्थीमियम की कोशिकाएं दसी होती है। अंतःस्थीमियम की कोशिका के आधारीय भाग अंतःस्थीमियम की जो कोशिकाएं होती है वो क्या होती है, नम के प्रति काफ़ी उत्तरदायी होती है, नमी उसको काफ़ी ज़रूरी होती है। और जब बराबर मात्रा में नमी नहीं मिल पाती है तो इनकी कोशिकाओं में क्या आता है, खिंचाव आता है। और खिंचाव होते के कारण ये क्या करती है, बाह्य भित्ति जो होती है, ये बाह्य त्वचा होती है, उसको भी क्या करती है, खिंचाव करती है। और इसकी जो बाह्य परत में खिंचाव के कारण क्या बन जाते हैं, छिद्रित हो जाती है। और ये क्या करती है, पराग कणों को या पराग कोष को स्फुटन में मदद करती है। दूसरी हमने बात की थी मध्य स्तर की, तो मध्य स्तर 1 से 3 लेयर का होता है। और इनकी कोशिका जो होती है उसमें क्या हो जाता है भाई, अल्फा सेल्यूलोज का जमाव हो जाता है। अल्फा सेल्यूलोज का जमाव होने के कारण ये कोशिका आपस में क्या हो जाती है, स्पर्श रेखीय क्रम में व्यवस्थित हो जाती है। और इनकी कोशिकाओं जो भित्ति होती है वो थोड़ी दृढ़ हो जाती है। तीसरी जो बात थी आपकी, चौथी जो बात थी वो टेपिटम या पोषूतक की बात की थी हमने। टेपिटम या पोषूतक की बात करूं तो ये 2 प्रकार की होती है। ये क्या करती है, पराग कणों को क्या करती है, पोषण प्रदान करती है। और ये कितने प्रकार की, 2 प्रकार की। पहली मैंने पढ़ी थी अमीबीय टेपिटम। अमीबीय टेपिटम में हुआ क्या था, ये कार्य करती है केवल पराग कणों को पोषण करने का। पराग कणों को क्या करती है, केवल पोषण प्रदान करती है और इसका कोई फंक्शन नहीं होता है। दूसरी हमने पढ़ी थी स्रावी या फिर ग्रंथिल टेपिटम। दूसरी कौन सी पढ़ी थी हमने, स्रावी या फिर ग्रंथिल टेपिटम। इसका कार्य क्या था भाई, इसका कार्य जो पराग कणों की बाह्य भित्ति थी उसको निर्मित करने का था। लेकिन ये सबसे पहले क्या करती है, वसा को स्टोर करती है। वसा को स्टोर करके एक विशेष प्रकार की गोलाकार स्ट्रक्चर का निर्माण करती है जिसे अपन कहते हैं प्रोयूबिस्काई। प्रोयूबिस्काई ज़्यादा कुछ भी नहीं होता है, लिपिड्स की गोलाकार बुंदिकाओं का एक रूप होता है। और इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं अपन, प्रोयूबिस्काई कहा जाता है। जब इस प्रोयूबिस्काई में क्या होता है, स्पोरोपोलेनिन नामक एक पदार्थ का जमाव हो जाता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, यूबिस्काई में कन्वर्ट हो जाता है। और यूबिस्काई की स्ट्रक्चर के रूप में ये क्या करता है, बाह्य भित्ति बनाता है। किसकी, पराग कणों की बनाता है, ना कि पराग कोष की। यहाँ तक की बात हम कर चुके हैं लास्ट क्लास में। अब आगे की बात को मैं शुरू करता हूँ। नोट बात करता हूँ। नोट ये हो सकता है, अगर कोई आपसे ये क्वेश्चन कर ले कि पराग भित्ति में या फिर कह दें कि टेपिटम अनुपस्थित हो तो पराग कणों पर क्या प्रभाव पड़ता है। यदि किसी पराग कोष में टेपिटम की क्या हो, अनुपस्थिति हो, तो पराग कणों पर क्या प्रभाव पड़ता है, या तो क्या हो, अनुपस्थित हो या फिर नष्ट हो जाए हो। यदि किसी पराग कोष में टेपिटम या तो क्या हो, अनुपस्थित हो, या क्या हो, हासित हो, यानी पराग कणों के निर्माण से पहले क्या हो गई हो, नष्ट हो गई हो, या तो क्या हो, अब्सेंट हो, और या फिर पराग कणों का जब निर्माण होता है उससे पहले वो क्या हो गई हो, टेपिटम नष्ट हो गई हो, तो पराग कण पर या फिर मैं कह दूं पराग कोष पर में क्या प्रभाव पड़ता है। ये सपोज कीजिएगा आपको एक प्रकार का कोई क्वेश्चन पुटअप कर लेता है तो आप इसके बारे में क्या आंसर देंगे।
अब हमने पढ़ा है भाई, टेपिटम के बारे में पढ़ा, एक बार थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएं अपन वापस, ये क्या कह रहा है कि यदि किसी पराग कोश में, बात किसकी कर रहा है, पराग कोश की कर रहा है, और उसमें किसकी अनुपस्थिति को दर्शा रहा है, टेपिटम की अनुपस्थिति को दर्शा रहा है, और टेपिटम अगर कभी अब्सेंट हो गई है तो टेपिटम का मुख्य रोल क्या होता है। टेपिटम टाइप प्रकार होते हैं दो, अगर बात करूं तो कौन सी, फर्स्ट थी अमीबीय, कौन सी है, अमीबीय, और सेकंड कौन सी है, स्रावी या फिर ग्रंथिल, दो टाइप है। इसका तो काम होता है पराग कणों को पोषण प्रदान करना, और ये कह रहा है यदि पराग कोश में टेपिटम अनुपस्थित हो जाए तो एक तो क्या पराग कण पर भी पूछ रहा है क्या इफेक्ट आएगा, और पराग कोश पर भी पूछ रहा है क्या इफेक्ट आएगा। तो ये पूछ रहा है तो पराग कणों को पोषण नहीं मिलेगा तो वो क्या हो जाएंगे, पोषण की दृष्टि से कमजोर हो जाएंगे, और इनकी जो डेवलपमेंट की प्रक्रिया है वो क्या हो जाती है, क्षीण हो जाएगी। दूसरा ये स्रावी की अगर बात करूं तो स्रावी क्या करता है कि बाह्य परत का निर्माण करता है, आपको पता भी होगा, प्रोयूबिस्काय बनाकर यूबिस्काय में कन्वर्ट करता है, और उसके बाद वो क्या करता है, बाह्य भित्ति को बनाता है। तो ये क्या हो जाता है भाई, तो पराग कण की क्या नहीं बनेगी, पराग कण की बाह्य भित्ति भी तो नहीं बनेगी ना, बाह्य भित्ति, और जब पराग कण की बाह्य भित्ति या बाह्य चोल का निर्माण नहीं होगा तो पराग कण क्या हो जाएगा, बद्य हो जाएगा। अंकुरित होने की जो क्षमता होगी प्रोयूबिस्काय के कारण होती है, यूबिस्काय स्पोरोपोलेनिन होता है, जब नम क्षेत्र में जाता है तो ये एक्टिव होकर क्या करता है, अपना अंकुरण को दर्शाता है, और ये अगर अनुपस्थित है तो फिर वो जनन की दृष्टि से क्या हो जाएगा, बद्य हो जाएगा। ऐसा परागकण क्या होगा, जनन की दृष्टि से बद्य। तो अपने पास आंसर ये निकल कर आता है कि परागकणों का या तो विकास नहीं होगा, और अगर विकास हो भी गया तो वो क्या हो गए, जनन की दृष्टि से क्या हो जाएंगे, बद्य हो गए। क्लियर है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे अपन जो दूसरा प्रकार था उस दूसरे प्रकार को लेकर, और दूसरा प्रकार या दूसरी जो कोशिका थी वो थी अपनी प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका याद होगा, पर पशु कोशिका में हमने दो प्रकार की कोशिकाएं पढ़ी थी, एक तो पढ़ी थी प्राथमिक भित्तीय कोशिका, और दूसरी हमने क्या पढ़ी थी, प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। तो अपनी अगली जो हेडिंग बनती है प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। क्लियर है, प्राथमिक बीजाणुजन सेल की बात कर रहा हूं मैं। अब देखिएगा, प्राथमिक बीजाणुजन जो कोशिका होती है या तो सीधी ही ये क्या करती है कि लघु बीजाणु मात्र कोशिका में कन्वर्ट हो जाती है, या तो क्या होती है, ये सीधी ही लघु बीजाणु मात्र कोशिका में बदल जाती है। ये लिख सकते हैं अपन परिभाषाओं के लिए, सामान्य या सामान्यतः प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका सीधे ही लघु बीजाणु मात्र कोशिका में बदल जाती है, या एक चांस ये हो सकता है, या फिर क्या होता है, या प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका समसूत्री, या मैं कह सकता हूं परिणीति विभाजन करके वृद्धि करके, क्योंकि समसूत्री विभाजन होगा तो क्या होगी, ग्रोथ तो करेगी, वृद्धि करके
लघु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण करती है। क्लियर है? दो फैक्ट है इसमें। जनरली क्या होता है कि प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका होती है वो डायरेक्ट ही किस में कन्वर्ट हो जाती है, लघु बीजाणु मात्र सेल। क्लियर है? और लघु बीजाणु मात्र सेल में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है और उसके द्वारा क्या बन जाते हैं, एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका के द्वारा 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। लघु बीजाणु क्या होते हैं, परागकण होते हैं। ये बातें अपन आगे पढ़ेंगे, अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है इसके बारे में। या तो ये क्या होती है, डायरेक्ट ही मदर सेल में कन्वर्ट हो जाती है, या फिर क्या होता है इसका कि ये पहले तो क्या करती है, समसूत्री विभाजन। मान लीजिएगा ये एक प्रकार की प्राथमिक सेल है और इस प्राइमरी सेल में क्या होता है, इस प्रकार का एक डिवीजन होता है जो एज ए समसूत्री विभाजन होता है। इस डिवीजन होने से ये 2 सेल बनती है। हो सकता है इसमें एक ना होकर 3 से 4 बार डिवीजन हो, तो ये 3 से 4 बार डिवीजन होगा तो 3 से 4 बार इसका रूप होगा, जिससे इसकी संख्या में क्या होगा, ग्रोथ होगा, या फिर मैं कह सकता हूँ कि वृद्धि होगी। और वृद्धि होने के बाद ये क्या करेगी, किस में कन्वर्ट होगी, लघु बीजाणु मात्र कोशिका में। तो इस प्रकार से लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं की संख्या भी तो ज़्यादा हो सकती है और कम भी हो सकती है, वो किसी स्पेसिफाइड प्लांट पर डिपेंड करता है। तो मेरे हिसाब से ये बात क्लियर आ गई होगी आपको कि प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका होती है वो सामान्यतः या तो प्राथमिक बीजाणु कोशिका में सीधे ही कन्वर्ट हो जाती है, और नहीं तो वो समसूत्री विभाजन या परिणति विभाजन के अकॉर्डिंग वो क्या होती है, लघु बीजाणु मात्र सेल का निर्माण करती है। क्लियर है? और लघु बीजाणु मात्र सेल क्या करती है, आगे लघु बीजाणुओं का निर्माण करती है, जो आगे अपन पढ़ेंगे। क्लियर है? ये बात थी आपके परपसु कोशिकाओं में 2 कोशिकाओं की जो थी। पढ़ क्या रहे हम, नर युग्मोद्भिद की संरचना और उसके विकास की बात कर रहे हैं। तो जो हमने पढ़ा है उसके बारे में मैं हल्का सा एक फॉलो आरेख आपके साथ साझा कर रहा हूँ। हालांकि आपने खुद ने पढ़ा है, अपना दिमाग यूज करते जाएं, साथ साथ में जहाँ पर मेरे से गलती हो आप उस गलती को ठीक करने की कोशिश करें। परपसु कोशिका, क्लियर है? इसमें कौन सा विभाजन होता भाई, परपसु कोशिका में कौन सा विभाजन होता है, परपसु कोशिका में होता है परिणति विभाजन। कौन सा विभाजन होता है, परिणति विभाजन होता है। और इस विभाजन से 2 चीजें बनती है। फर्स्ट जो सेल बनती है वो होती है प्राथमिक भित्तीय कोशिका। कौन सी होती है, प्राथमिक भित्तीय कोशिका। और दूसरी जो होती है वो होती है प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। ये 2 कोशिकाएं निर्मित होती है किसके द्वारा, परपसु कोशिका से। अब ये क्या होती है, बाह्य परत कह दूं मैं, या इसका अगर बात करूं तो इसमें भी क्या होता है, 4 प्रकार होते हैं। क्या होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। और वो 4 प्रकार कौन कौन से हैं, पहली अगर बात करूं तो बाह्य त्वचा, दूसरी अगर बात करूं तो इसमें होती है अंतःस्तिमियम, एंडोथीलियम कहते हैं इंग्लिश में। तीसरे जो स्तर होता है मध्य स्तर कहलाता है। और चौथा जो स्तर होता है उसे अपन क्या कहते हैं भाई, टेपिटम कहते हैं। क्या कहते हैं, टेपिटम। हमने फिर भी पढ़ा था कि टेपिटम को भी हम कितने भागों में काम डिवाइड करते हैं भाई, टेपिटम को करते हैं अपन 2 भागों में मुख्य रूप से डिवाइड। और 2 भाग कौन कौन से हैं, पहला तो है आपका अमीबीय टेपिटम,
कौन सा है? अमीबीय टेपिटम। सेकंड जो अपना भाग रहता है वो रहता है ग्रंथिल या फिर स्रावी, ग्रंथिल या फिर मैं कह दूं स्रावी टेपिटम। क्लियर है? इसके अगर फंक्शन की बात करूं तो मैं यहाँ नीचे मेंशन कर सकता हूं कि पोषण प्रदान करना। पूछ ले किससे पोषण प्रदान करना, तो आपको याद होगा कि पराग कणों को। और इसका अगर बात करूं तो ये पराग कणों की क्या बनाती है? बाह्य भित्ति बनाती है। किसकी? पराग कणों की बाह्य भित्ति का निर्माण। पूछ ले किसका, तो ये भी पराग कणों का बाह्य भित्ति बनाती है। और ये भी क्या करती है? पोषण जो प्रदान करती है वो किसको करती है? पराग कणों को पोषण प्रदान करती है। क्लियर है? समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, पढ़ा हुआ है हमने अभी डिटेल पूरी। फिर बात आती है अपने किसकी? प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका की। प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका होती है या तो ये क्या किस में कन्वर्ट हो जाती है भाई? सीधे ही किस में कन्वर्ट हो जाती है? लघु बीजाणु मात्र कोशिका में। किस में कन्वर्ट हो जाती है? लघु बीजाणु मात्र कोशिका में। या फिर ये क्या करती है? परिणति विभाजन को दर्शाती है। किसको दर्शाती है? परिणति या फिर मैं कह दूं परिणति विभाजन या फिर कह दूं समसूत्री विभाजन, एक ही चीज है दोनों। इसको दर्शाती है। और इसके द्वारा ये क्या करती है? लघु बीजाणु मात्र कोशिका बनाती है। क्या बनाती है? दोनों में बाई चांस होता ही है, कोई भी हो सकता है। और ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका जो होती है इसमें कौन सा होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। कौन सा होता है? अर्धसूत्री विभाजन। क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन। और ये क्या बनाते हैं? अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा लघु बीजाणु का निर्माण होता है। किसका होता है? लघु बीजाणु। और लघु बीजाणु क्या होता है? पराग कण होता है। क्या होता है? पराग कण। जो एक युग्मक होता है नर पादप का। क्लियर है? ये बात यहां तक हम पढ़ चुके हैं। केवल लघु बीजाणु की स्ट्रक्चर को अभी अपन आगे पढ़ेंगे। यहां तक की बात में मुझे नहीं लगता है कि किसी प्रकार की कोई आपके साथ असामंजस्य रहा हो। क्लियर हो गया होगा? अब मैं इसके साथ एक चीज और भी देख लेता हूं कि कौन सा हैप्लॉइड है और कौन सा डिप्लॉइड है। मैंने सुबह भी बताया था आपको, जो आपकी लास्ट क्लास हुई थी उसमें, कि परपसु कोशिका जो थी, परपसु कोशिका में हमने परिणति विभाजन पढ़ा था और प्राथमिक भीतीय कोशिका की बात की थी हमने। और प्राथमिक भीतीय और बीजाणुजन कोशिका के भीतर जो ये प्राथमिक भीतीय कोशिका थी, अगर इसकी बात करें, परपसु कोशिका भी आपकी 2n प्रकार की थी। क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं? आवर्त बीजी पादप पढ़ रहे हैं। और आवर्त बीजी पादपों की जो मुख्य पीढ़ी होती है वो किस प्रकार की होती है? 2x पीढ़ी होती है। कौन सी होती है? 2x पीढ़ी। और परपसु कोशिका भी किस पीढ़ी की है? 2x। यहाँ पे भी अगर परिणति है तो परिणति एज ए समसूत्री विभाजन है। और समसूत्री विभाजन हमेशा क्या करता है भाई? समान दर्शाता गुणसूत्रों की संख्या। तो प्राथमिक भीतीय कोशिका जो है ये भी 2x प्रवृत्ति की होगी और ये भी क्या होगी आपकी? 2n प्रवृत्ति की। क्लियर? फिर इसमें भी किसी प्रकार का कोई डिवीजन नहीं देखने को मिलता है, तो ये भी क्या होगा? 2n प्रवृत्ति की। ये भी क्या होगी? 2n प्रवृत्ति की। ये नीट की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप थोड़ा इस पर ध्यान दें। ये भी 2n प्रकृति की और ये भी क्या है? 2n प्रकृति की। फिर आपसे बात ये पूछी जा सकती है कि अमीबीय टेपिटम, तो अमीबीय टेपिटम भी किस प्रकृति का होता है भाई? 2n प्रकृति का होता है। किस प्रकृति का होता है? 2n। और ग्रंथिल टेपिटम की भी बात करूं तो ये भी किस प्रकृति का होता है भाई? 2n प्रकृति का। लघु बीजाणु मात्र कोशिका की बात करूं तो ये भी किस प्रकार की होती है भाई? 2n की होती है। लघु बीजाणु मात्र सेल, मदर सेल की बात कर रहा हूं, ना कि लघु बीजाणु की बात कर रहा हूं।
और यहाँ पे भी बात करूँ तो यही होती है। जबकि लघु बीजाणु, क्योंकि यहाँ पर मैंने वर्ड जो है ले लिया अर्धसूत्री विभाजन, यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। अब ये अर्धसूत्री विभाजन वाली बातें आगे रहेगी, अगले एक हेडिंग के साथ बात करूँगा मैं। और लघु बीजाणु जो होता है वो किस प्रकृति का होता है? हैप्लॉइड प्रकृति का होता है, यानी एन प्रकृति का। मेरे हिसाब से ये बातें क्लियर हो गई होगी, किसी प्रकार का डाउट नहीं रहा होगा। आगे बात करता हूँ मैं, अगली जो रहेगी अपनी हेडिंग, जो अगली अपनी हेडिंग है वो अपन कर सकते हैं लघु बीजाणु जनन, या फिर मैं कह दूं पराग कणों का परिवर्तन। अगली जो अपनी हेडिंग रहेगी वो रहेगी लघु बीजाणुओं का जनन, या फिर मैं कह दूं पराग कणों का परिवर्तन। हेडिंग लगा लेते हैं अपन, लघु बीजाणु जनन, या फिर इसी का ये ऑब्लिक करके मैं ये कह सकता हूं पराग कणों का विकास या परिवर्तन। डेवलपमेंट। क्लियर है? अब बात क्या कर रहे हैं अपन? लघु बीजाणुओं के विकास और परिवर्तन की कर रहे हैं। तो याद होगा आपको लघु बीजाणु जनन कोशिका, या फिर मैं कह दूं लास्ट जो हमने पढ़ा अभी वो पढ़ा था लघु बीजाणु मात्र कोशिका। क्या पढ़ा था हमने? लघु बीजाणु मात्र कोशिका। तो लघु बीजाणु मात्र कोशिका एक लघु जो बीजाणु होती है, यानी मैं कह दूं कि लघु बीजाणु मात्र कोशिका जो अभी हमने लास्ट में पढ़ी है कैसे निर्मित हुई थी और कौन सी इसकी प्रकृति होती है, 2x प्रकृति की होती है। यहाँ पर एक वर्ड मैं कर रहा हूं, प्रत्येक लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन से चार अगुणित, या मैं कह दूं एक्स प्रवृत्ति में हैप्लॉइड, एन भी कह सकता हूं इसको, चार अगुणित लघु बीजाणु, चार अगुणित लघु बीजाणु, या फिर कह दूं पराग कणों का निर्माण होता है। क्लियर है? हम बात क्या कर रहे हैं कि लघु बीजाणु मदर सेल की बात करें, जो लास्ट अध्याय में लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था। लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन से क्या होते हैं? चार। प्रत्येक की बात कर रहा हूं, जरूरी नहीं हो कि लघु बीजाणु मात्र सेल एक ही हो, एक भी हो सकती है और एक से अधिक भी हो सकती है। अगर वो डायरेक्ट कन्वर्ट होती है तो वो क्या होगी? एक होगी। और डायरेक्ट अगर कन्वर्ट ना होकर समसूत्री विभाजन के द्वारा कन्वर्ट होती है तो वो एक से अधिक हो सकती है। और प्रत्येक से क्या बनती है आपकी? चार अगुणित लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन फैक्ट के रूप में कि यदि किसी पादप के एक परागकोश में, यदि किसी पादप के एक परागकोश में लघु बीजाणु मात्र कोशिका की संख्या 5 हो तो उसमें
उसमें पराग कणों की संख्या कितनी होगी? क्लियर है? इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से और मॉडिफाई किया जा सकता है कि यदि किसी पादप के एक पराग कोष की बात कर रहा है तो इसमें यह भी लिखा जा सकता है कि पराग कोष के 3 कोष्टकों में, 2 कोष्टकों में, 4 कोष्टकों में, ऐसे भी अगर इसको थोड़ा और मॉडिफाई किया जाए तो मैंने पहले भी बताया था कि प्रत्येक कोष्ट की बात करूं तो प्रत्येक कोष्ट में एक एक यानी 4 जो भाग बनते हैं, उन 4 भागों में लघु बीजाणु मात्र सेल की बात कितनी कर रहा है? वो 5। एक की अगर वो 5 कर रहा है तो चारों में भी 5-5 कर सकते हैं अपन, अगर वो 5 पूछे तो, ठीक है ना। लेकिन मैंने इसमें क्या कहा, एक पराग कोष में लघु बीजाणु मात्र संख्या कितनी है? टोटल दी है मैंने 5। टोटल कितनी दी है मैंने? 5 दी है। तो उसमें से पराग कणों की संख्या ज्ञात करनी है तो 5 है, ठीक है ना। तो 5 × 4 करेंगे तो कितना होगा? टोटल पराग कणों की संख्या कितनी होगी अपने पास? 20 होगी। कितनी होगी? 20। यानी क्या करता है कि लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन आप सब जानते हैं कि ये 2 स्टेज में पूरा होता है। मान लीजिएगा ये कोई सेल है अपने पास और ये सेल क्या करती है, सबसे पहले अर्धसूत्री फर्स्ट को डिवाइड करती है और अर्धसूत्री फर्स्ट में सेल में जो भी क्रोमोसोम्स होते हैं वो अनहैप्लॉइड प्रकृति में आ जाते हैं, या फिर मैं कह दूं कि एक्स प्रकृति में आ जाते हैं। और यहाँ फिर इनमें क्या होता है, एज ए समसूत्री डिवीजन होता है और वो क्या करता है भाई, 2 पुने सेल का फॉर्मेशन करता है और इस प्रकार जो फाइनली रिजल्ट में देखने को मिलता है वो 4 सेल मिलती है। और ये 4 क्या होते हैं भाई? नर युग्मक, या फिर मैं कह दूं लघु बीजाणु होते हैं, या फिर मैं इसको कह दूं परागकण। अभी हम परागकण की आउटर स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे हम पूरी। अभी तक परागकणों का निर्माण कैसा हुआ ये बातें की थी। और ये सारा का सारा कहाँ हो रहा है? एक इस भाग में हो रहा है। जिस प्रकार से इसमें हो रहा है ठीक उसी प्रकार इसमें भी होगा, ठीक उसी प्रकार इसमें भी होगा और ठीक उसी प्रकार इसमें भी होगा। अगर बाहर से आपको डायग्राम के बेस पर पूछा जाए तो सबसे पहले बाहर वाली जो स्ट्रक्चर जो आपने इस प्रकार की रो देखी थी वो क्या कहती थी आपकी? बाह्य त्वचा। बाह्य त्वचा जो हमने अभी पढ़ी थी पहले, याद होगी, पराग भित्तीय कोशिकाओं को लेकर। बाह्य त्वचा के अंदर यहाँ पर बीच बीच में क्या दसी थी भाई? अंतःस्थिमियम थी। अंतःस्थिमियम के ठीक नीचे की ओर 2 से 3 परतों के रूप में वो क्या था भाई आपका? इस प्रकार की कोशिकाओं में स्पर्श रेखीय कोशिकाओं के रूप में। और नीचे वाला जो भाग था वो काफ़ी मजबूत भाग था। क्यों था? क्योंकि अल्फा सेल्यूलोज का जमाव था। ये 2 से 3 भाग में क्या होती है भाई? मध्य जनन स्तर पाया जाता है। और इस मध्य जनन स्तर के ठीक नीचे की ओर एक क्या पाया जाता है? एक गोलाकार स्तर होता है जो ठीक इस प्रकार से दर्शाया जाता है, ठीक है। और ये गोलाकार स्टेज आपकी क्या कहलाती है भाई? टेपिटम कहलाती है। टेपिटम और टेपिटम के बीच में यहाँ पर क्या पाया जाता है? प्राथमिक लघु बीजाणु जन कोशिका होती है। और ये प्राथमिक लघु बीजाणु जन कोशिका या तो समसूत्री विभाजन करेगी तो इसके क्षेत्र को बढ़ाएगी, और अगर डायरेक्ट ये कन्वर्ट होगी तो क्या कर देगी भाई आपके? डायरेक्ट अगर ये कन्वर्ट होगी तो क्या बना देगी? लघु बीजाणु कोशिका बनाएगी। क्या बनाएगी? लघु बीजाणु मात्र सेल बनाएगी, मदर सेल बनाएगी। मदर सेल में क्या होगा फिर? अर्धसूत्री विभाजन होगा और अर्धसूत्री विभाजन होकर यहाँ पर क्या बन जाएंगे? 4 परागकण बन जाएंगे। और अगर मदर सेल ज़्यादा डेवलप होती है तो उन परागकणों को उससे मल्टीप्लाई कर लिया जाएगा। इस प्रकार से यहाँ फॉर्मेशन होगा, इस प्रकार से यहाँ पे फॉर्मेशन, और इस प्रकार से भी यहाँ फॉर्मेशन होगा। ये थोड़ा विशेष ध्यान दें। ये बातें थी आपके किसको लेकर भाई? लघु बीजाणु जनन या लघु बीजाणु परिवर्तन या लघु बीजाणुओं के विकास को लेकर। अब ये जो 4 लघु बीजाणु बने थे, ये 4 लघु बीजाणु कैसे व्यवस्थित होते हैं? व्यवस्था इनकी कैसी होती है, यानी ये किस रूप में एक दूसरे से एडजस्ट होते हैं, ये बात करेंगे। और ये बात अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही।